नमस्कार। आज के ई व्याख्यान में हम मारवाड़ के राठौड़ राज्य और औरंगजेब के संबंधों का अध्ययन करने जा रहे हैं। मारवाड़ के राठौड़ और मुगल सम्राट औरंगजेब के संबंधों का अध्ययन मुगलों की राजपूत नीति के अंतर्गत किया जाता है। इस राजपूत नीति का प्रवर्तनकर्ता मुगल सम्राट अकबर था, जिसने सहयोग पर आधारित राजपूत नीति का सूत्रपात किया था। आवश्यकता होने पर अकबर के द्वारा राजपूत शासकों को अपने अधीन करने के लिए बल प्रयोग भी किया गया। अकबर के पश्चात जहांगीर और शाहजहां से होते हुए औरंगजेब मुगल बादशाह बने। औरंगजेब सामान्यतया राजपूत नीति के संदर्भ में उस नीति से बिल्कुल भिन्न व्यवहार करते हुए पाया जाता है, जिसका की प्रवर्तन अकबर ने किया था। न केवल राजपूत नीति के संदर्भ में, वरन साम्राज्य के नीतिगत प्रश्नों के संदर्भ में औरंगजेब शरह की तरफ अधिक उन्मुख पाया जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से अभिहित किया जाता है। यह देखना हमारे आज के व्याख्यान का विषय वस्तु है कि यह विषय, जिसे हम राठौड़ मुगल संघर्ष का नाम दे रहे हैं, इसके लिए औरंगजेब कितना उत्तरदायी था, वह अपने पूर्वजों अकबर की नीति से कितना विचलित हो गया था और इस विचलन के कारण राजपूतों की तरफ से उसे किस प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और वह प्रतिक्रिया मुगल साम्राज्य अथवा औरंगजेब के लिए कितना हानिकारक सिद्ध हुई। चित्र में आप मारवाड़ के शासक अजित सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब को देख सकते हैं। मुगल राठौड़ संघर्ष में एक तरफ जोधपुर के शासक के रूप में अजित सिंह होंगे, दूसरी तरफ मुगल सम्राट के रूप में औरंगजेब होंगे। जैसा कि हमने बात की कि राजपूत नीति का विषय हम अकबर को पृष्ठभूमि में रखे बिना नहीं देख सकते हैं, क्योंकि राजपूत नीति का सूत्रपात अकबर के द्वारा ही किया गया था। अकबर के पश्चात जहांगीर के समय में 1605 से 1628 और शाहजहां 1628 से 1658 के समय माना जाता है कि अकबर की राजपूत नीति अकबर के ही पद चिन्हों पर चलती रही। 1658 ईस्वी में औरंगजेब का राज्यारोहण हुआ और उसने लगभग 50 वर्ष 1707 ईस्वी तक राज्य किया। अकबर की राजपूत नीति में विरोध का सुर उत्पन्न करने वाले शासकों में से एक मारवाड़ के शासक चंद्रसेन भी थे, जिनका राज्यकाल 1562 से 1581 रहा। चंद्रसेन की मृत्यु के पश्चात मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और वैवाहिक संबंध स्थापित करते हुए अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम के साथ कर दिया। उदय सिंह का कार्यकाल 1583 से 1595 रहा। उसके पश्चात सूर सिंह, गज सिंह के समय में मारवाड़ के राठौड़ शासक मुगलों के साथ सहयोग करते रहे। मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह, जिन्होंने 1638 से 1678 ईस्वी तक राज्य किया, शाहजहां के अभिन्न मित्रों में से माना जाता था और शाहजहां के समय राजपूत शासकों की श्रेणी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी माना जाता था।
1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई। इस समय औरंगजेब को शासन करते हुए 20 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ के उत्तराधिकार को लेकर मारवाड़ और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच में कुछ संघर्ष उत्पन्न हुआ। यह संघर्ष बढ़ता रहा और 30 वर्षों तक चलता रहा। यह संघर्ष ने बढ़ते हुए इस प्रकार का रूप धारण कर लिया कि मुगल सम्राट औरंगजेब के लिए यह एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। दूसरी तरफ मारवाड़ के लिए यह एक अस्तित्व का प्रश्न बन गया। इस लंबे 30 वर्षीय संघर्ष को मारवाड़ का स्वतंत्रता संघर्ष या राठौड़ सिसोदिया संघर्ष आदि नामों से जाना जाता है। और इस प्रकार अकबर के समय से चली आ रही राजपूत नीति 1678 ईस्वी के पश्चात मुख्य रूप से सहयोग से मुख्य रूप से प्रतिरोध में बदल गई और 1679 का वर्ष मुगल राजपूत संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट माना जाने लगा। राजपूतों के प्रति संबंधों में आए इस परिवर्तन जिसके लिए औरंगजेब को मुख्यतः उत्तरदायी ठहराया जाता है। इस संघर्ष से संबंधित कुछ प्रश्न जिनको हम इस व्याख्यान में ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे हमें इस विषय को समझने में भी सहूलियत होगी। यह भी तय करना संभव होगा कि औरंगजेब का उत्तरदायित्व कितना था और कितना राजपूत पक्ष का अथवा अन्य कारणों का उत्तरदायित्व था। तो हम ये देखना चाहेंगे कि क्या वस्तुतः 1679 का वर्ष राजपूत मुगल संबंधों की दृष्टि से एक परिवर्तनकारी वर्ष था, जिसने राजपूत सहयोग को राजपूत प्रतिरोध में परिवर्तित कर दिया। क्या यह राठौड़ प्रतिरोध मुगल सम्राट औरंगजेब की प्रतिक्रियावादी धार्मिक नीति का परिणाम था, अथवा इसके लिए दूसरे राजनीतिक और आर्थिक कारण भी उत्तरदायी थे? क्या राजपूतों का विशेष राजनीतिक ढांचा, जो कि सामंती और कुलीय प्रतिस्पर्धा पर आधारित था, ने भी इस संघर्ष को बढ़ाने में अपना कोई योगदान दिया? क्या राठौड़ सिसोदिया संघर्ष, क्योंकि सिसोदिया राजवंश ने भी इस संघर्ष में कुछ समय के लिए राठौड़ों को साथ दिया था, तो दो राजवंश शामिल हो गए थे, मारवाड़ का राठौड़, मेवाड़ का सिसोदिया। तो क्या राठौड़ सिसोदिया संघर्ष समस्त राजपूतों के संघर्ष का सूचक था, अथवा यह एक एकाकी घटना थी जिसका संबंध केवल राठौड़ों और सिसोदियों से था? क्या यह केवल राजपूत नीति का प्रश्न था, जैसा कि हम मुगल साम्राज्य की अलग अलग नीतियों के संदर्भ में देखते हैं, या मुगल साम्राज्य के दूसरे बड़े प्रश्नों से भी इस प्रश्न का एक कोई संबंध था, जैसे कि औरंगजेब को मराठा, जाट, सिख आदि विद्रोहों का सामना करना पड़ा, उत्तर पश्चिम सीमांत पर उसे कबीलाई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। तो क्या राजपूत मुगल संघर्ष को पैदा करने, बढ़ाने अथवा उसको निर्णय तक पहुंचाने में साम्राज्य के इन दूसरे बड़े नीतिगत समस्याओं का कोई योगदान था? अंतिम रूप से क्या औरंगजेब की राजपूत नीति अकबर की नीति से बिल्कुल भिन्न थी, अथवा नीति तो वही थी और परिस्थितिगत कारण ऐसे उत्पन्न हो गए थे जिसके कारण कि राजपूतों के साथ उसके संबंधों में खटाव उत्पन्न हो गया था? ये समस्त प्रश्न ऐसे हैं जो मारवाड़ के राठौड़ राज्य के साथ औरंगजेब के संबंधों को संपूर्ण जटिलता और समग्रता में समझने में हमें सहायक हैं। पूरे व्याख्यान को करते समय
ये प्रश्न समाधान होते रहेंगे। अब हम ये देखते हैं कि वो क्या कारण उत्पन्न हो गए थे 1679 1679 के वर्ष में, जिसके कारण एक 30 वर्षीय संघर्ष का सूत्रपात हो गया। सबसे पहले मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह शाहजहां के मित्र थे। जब उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ तो आप जानते हैं कि 5 युद्धों के माध्यम से अकबर औरंगजेब ने राजगद्दी प्राप्त की थी। ये 5 युद्ध थे बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ और देवराई। धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह ने शाहजहां के सेनापति के रूप में औरंगजेब से लड़ाई लड़ी थी, जिसमें शाहजहां का पक्ष यानी जसवंत सिंह पराजित हो गए थे और सामूगढ़ की विजय के पश्चात औरंगजेब ने अपना राज्यारोहण करा लिया था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तराधिकार के युद्ध में जसवंत सिंह औरंगजेब के विरोधी पक्ष में था। इसके पश्चात वह औरंगजेब के पक्ष में आया। औरंगजेब ने उसे सुजा का सामना करने के लिए भेजा। खजुआ के युद्ध के दौरान जसवंत सिंह न केवल मुगल कैंप से पलायन कर गया, वरन उसने मुगल कैंप को ही लूट लिया। राजस्थान में आकर वह अंतिम समय तक दारा का सहयोग करने की कोशिश करता रहा। दारा राजस्थान में भटक रहा था, औरंगजेब उसका पीछा कर रहा था। दारा का अवसान नजदीक देखकर ही जब यह तय हो गया कि मुगल बादशाह केवल औरंगजेब ही होंगे, तब और जयपुर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह के समझाने से जसवंत सिंह औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ। औरंगजेब ने न केवल उसे माफ कर दिया, वरन उसे उसके मनसब भी पुनः प्रदान कर दिया। इस प्रकार पहली घटना जो जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य घटित हुई, जिसके कारण दोनों के मध्य विरोध उत्पन्न हुआ, वह उत्तराधिकार के समय जसवंत सिंह द्वारा निभाई गई भूमिका थी। माना जाता है कि औरंगजेब ने यद्यपि जसवंत सिंह को माफ कर दिया था, लेकिन वह उसको भूला नहीं था। दूसरा कारण यह है कि औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जो शरीयत के सिद्धांतों की दृष्टिकोण से अधिक शुद्धतावादी था। अपने साम्राज्य में शासनकाल के दौरान उसने अनेक ऐसे कदम उठाए थे जो कि सरा की तरफ उसे अधिक उन्मुख करते थे। कुछ इन कदमों में से कुछ कदम ऐसे थे जहां वे कदम हिंदुओं के प्रति उसका विरोध प्रदर्शित करते थे, जैसे कि मंदिरों को तोड़ने का आदेश देना, जैसे कि जजिया आरोपित करना। 1679 में जब औरंगजेब ने जजिया आरोपित किया, तब हिंदू शासकों की तरफ से माना जाता है कि मेवाड़ के शासक राज सिंह ने भी विरोध का पत्र लिखा था, लेकिन इसमें विवाद है। हाँ, यह तय है कि शिवाजी की तरफ से उसे जजिया का विरोध करते हुए पत्र लिखा गया था। तो यह माना जाता है कि औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति राजपूतों का मुगल साम्राज्य से अलगाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी थी। तीसरा कारण यह है कि 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई। इस समय तक उनके कोई पुत्र जीवित नहीं था, यानी जोधपुर का उत्तराधिकारी बनने के लिए कोई दावेदार उपलब्ध नहीं था। जोधपुर के शासक का मुगल साम्राज्य के प्रति बहुत बड़ा कर्ज था और साम्राज्य के नियमानुसार भी पुराने शासक की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार शुल्क लेकर नए शासक को मान्यता प्रदान की जानी थी। क्योंकि जसवंत सिंह का कोई उत्तराधिकारी मौजूद नहीं था
और मारवाड़ पर बकाया कर्ज था, इसलिए औरंगजेब ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और उसे खालसा घोषित कर दिया। यह राठौड़ों को नागवार गुजरा, क्योंकि इस समय तक अजित सिंह के रूप में जसवंत सिंह का उत्तराधिकारी उत्पन्न हो चुका था, लेकिन औरंगजेब ने 36 लाख रुपए उत्तराधिकार शुल्क के रूप में लेकर जोधपुर का राज्य इंदर सिंह नामक एक राठौड़ सरदार को दे दिया, जिसे राठौड़ नापसंद करते थे। इसी समय क्योंकि जजिया का आरोपण किया गया था और अजित सिंह को मान्यता न देने के कारण मेवाड़ के शासक राज सिंह ने भी मारवाड़ का साथ देने का निर्णय किया, क्योंकि अजित सिंह की माता जोध मेवाड़ की राजकुमारी थी। मेवाड़ में अजित सिंह का ननिहाल था। इस प्रकार मुगलों का विरोध करने के लिए दो राजपूत शासक इकट्ठे हो गए और उन्होंने सिसोदिया राठौड़ संघ बना लिया। यह समस्या तब गंभीर हो गई जब औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किए गए मुगल सेनापति उसके अपने पुत्र अकबर ने स्वयं को औरंगजेब के प्रति विद्रोही घोषित कर दिया। राजपूतों ने उसे समर्थन देने की बात की और अकबर ने स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। इस प्रकार अकबर और राजपूत आपस में मिल गए। इस प्रकार 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात कुछ कारणों के आपस में मिल जाने के कारण जोधपुर के उत्तराधिकार की घटना ने एक बड़े संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें एक तरफ औरंगजेब की हठधर्मिता अथवा उसके राजनीतिक स्वार्थ तो नजर आते ही थे, दूसरी तरफ राजपूतों के आपसी मतभेद भी परिलक्षित होते थे। यह संघर्ष 30 वर्षों तक चलता रहा। इसको हम कुछ चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण, जबकि अजित सिंह के जन्म से लेकर और मेवाड़ के सहयोग से संघर्ष चला। 1681 ईस्वी में मेवाड़ के राज्य ने मुगलों से संधि कर ली और वह इस संघर्ष से हट गया। इस प्रकार 1679 से 1681 तक राठौड़ सिसोदिया संघर्ष चला। उसके बाद अकेले राठौड़ों का संघर्ष चला। 1681 ईस्वी में दुर्गादास राठौड़ मुगल शहजादे अकबर के साथ दक्षिण में चला गया और अजित सिंह अभी बालक था, इसलिए राठौड़ बिना किसी नेता के लड़ते रहे। 1681 से 1687 का बिना नेतृत्व वाला संघर्ष का दौर रहा। 1687 ईस्वी में दुर्गादास दक्षिण भारत से लौट आए। इस समय तक अजित सिंह भी वयस्क हो चुके थे, इसलिए अजित सिंह और दुर्गादास राठौड़ ने मिलकर राठौड़ संघर्ष का नेतृत्व किया, लेकिन वह मुगलों को मारवाड़ से बाहर निकालने में सफल नहीं हुए। 1701 से 1707 के मध्य में इस संघर्ष में थोड़ी कमी आ गई और औरंगजेब की मृत्यु के समय नए उत्तराधिकारी बहादुर शाह के आने के समय मारवाड़ के राठौड़ अजित सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार कराने और अपना राज्य और राजधानी पुनः प्राप्त करने में सफल हुए। इस प्रकार इस समस्या के संदर्भ में, जो कि राठौड़ मुगल संबंधों की समस्या है, हम 3 व्याख्यानों का आयोजन कर रहे हैं। आज के पहले व्याख्यान में हमने इसकी पृष्ठभूमि और कारणों की बात की। ये देखा कि किन किन चरणों में हमें इस समस्या का, इस संघर्ष का अध्ययन करना है। दूसरे व्याख्यान में इन 4 चरणों का विस्तृत घटनाक्रम हम देखेंगे। उसके पश्चात एक अलग व्याख्यान में हम इस पूरे संघर्ष में दुर्गादास राठौड़ की भूमिका का मूल्यांकन किया जाएगा। धन्यवाद।